देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मोदी के हैट्रिक में बात होगी मंत्रिमंडल में किन्हें शामिल किया जाए और इसी को लेकर मोदी सरकार 3.0 में मंत्रिमंडल में किन्हें शामिल किया जाए इसकी चर्चा जारी है। इस बीच बीजेपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट आ गई है। दरअसल नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार का शपथ ग्रहण कल रविवार शाम को होने वाला है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। सरकार चलाने के लिए उसे एनडीए के अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट पर भी इसका असर देखा जा सकता है। अब ये इस बार देखना होगा कि मोदी सरकार की नए कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे होंगे। इस बार ये साफ है कि टीडीपी और जेडीयू के नेताओं को भी तवज्जो ज्यादा दी जा सकती है। तो वहीं सूत्रों के अनुसार इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर महेश शर्मा समेत बड़े नाम शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 27 से 30 मंत्री शामिल हो सकते हैं कि यही उम्मीद है, जिनमें लगभग एक तिहाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दल होंगे। कुछ राज्य मंत्री भी होंगे। सहयोगियों के साथ साझा किए गए फार्मूले के अनुसार हर 4-5 सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री, अगर बात किया जाए तो हर 2 जूनियर पर एक मंत्री होगा। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा सहयोगियों के साथ बातचीत का नेतृत्व अब कर रहे हैं। वहीं चारों तरफ यही सवाल है कि आखिर पीएम मोदी की कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे। खबर यह है कि मंत्रिमंडल में करीब 15 पद एनडीए के सहयोगियों को मिल सकते हैं, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इस रविवार को मंत्रिपरिषद के बाद शपथ ग्रहण से पहले गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। शुक्रवार को शाम को भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहयोगियों के साथ नड्डा के आवास पर चर्चा कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार बैठकें आमने सामने हो रही थी। पहली बैठक कथित तौर पर एनसीपी के अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और समीर भुजबल के साथ हुई। उसके बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ हुई। तो कुल मिलाकर मोदी की हैट्रिक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जहां पूरे देश में इस अप्रत्याशित नतीजों को लेकर चर्चाएं तेज हैं, वहीं आखिरकार सारी कयासों और अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हुए तीसरी बार भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरुआत होगी मंत्री और पोर्टफोलियो की। उसी में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो राजनाथ सिंह, महेश शर्मा, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी वो चेहरे हैं जिनका मंत्री बनना लगभग तय है। कुछ चेहरे घटक दलों में से हैं, कुछ चेहरे वो चेहरे हैं जो एनडीए के वो सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं जिनकी वजह से ये सरकार बनना आज मुकम्मल हो पाया है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के नतीजे आने के बाद कई ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें हो सकता है मोदी कैबिनेट में जगह ना भी मिले, लेकिन कई ऐसे नए चेहरे होंगे जिन्हें इस बार जगह मिलती नजर आएगी। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी बात कही जा रही है, जिनको लेकर कयासें तेज हैं। चाहे वो जतिन प्रसाद की बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पहले ही कैबिनेट मंत्री हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि पीलीभीत से चुनाव जीतने के बाद उन्हें मोदी कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। इसी तरह और भी कई ऐसे नाम हैं। अरुण गोयल का नाम सामने आ रहा है, उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। देखना होगा कि मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको लेकर जो कयासों का बाजार गर्म है और कब तक वो कैबिनेट की शपथ और किस तरह का पोर्टफोलियो उनको मिलता हुआ नजर आता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो ऐसे में मोदी की हैट्रिक, लेकिन पशुपेश बहुत ज्यादा है। कौन मंत्रिमंडल में होगा, कौन नहीं होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। किन नामों को तरजीह दी जाती है, सबसे पहले अपने खास पैनल का परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। विश्वदेव राय, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीति विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जय तिलक, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक दीक्षित, राजनीति विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अरविंद जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। मोदी के कार्यकाल पहला आपने देखा और दूसरा, लेकिन इस बार स्थिति अलहदा नजर आ रही। फुल मैंडेट के साथ जो चाहे वो कर लेते थे, लेकिन आज
कहते हैं ना बैसाखी की जरूरत है, यानी कुछ ऐसे लोग हैं अगर उनके सपोर्ट से ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आपको क्या लगता है, एक पूर्वानुमान बताएं। बिल्कुल सौरभ जी, आप सही कर रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि भाजपा का दाहिना हाथ जो काम करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ तो इस बार स्पष्ट है कि जो सहयोगी दल हैं जिनकी बदौलत यह सरकार का इंजन आगे बढ़ेगा, जिसमें जेडीयू है, टीडीपी है, या उत्तर प्रदेश के जो क्षत्रिय दल हैं, जहाँ जयंत चौधरी जी का हो, अनुप्रिया पटेल का हो, इन लोगों की भागीदारी तो सुनिश्चित है, क्योंकि इन्हीं के बलबूते जो है सरकार चलेगी। अब ये सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री जो इस बार जो उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो काफी भाजपा को शिकस्त मिली है, अब ये सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में वो फिर उस संतुलन को साधने का प्रयास करते हैं, तो किन वर्गों को जो है तरजीह देंगे। विशेष रूप से जब माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा समुदाय है बड़ी तादाद में जो है उसका जो शिफ्ट हुआ है सपा के तरफ, या माना जा रहा है कि जो एससी समुदाय के लोग हैं जो बसपा के थे, उनमें भी जो 8-9% जो बसपा का वोट घटा है वो भी कहा जा रहा है कि जो है समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सवाल है। अगर पूरे संपूर्ण देश की बात करें तो निसंदेह ये जो माना जा रहा है कि जो टीडीपी है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उसकी जो प्राथमिकता जो है मंत्रिमंडल से ज्यादा जो है कितना अधिक जो है आंध्र प्रदेश को धन मिले, क्योंकि नई राजधानी अमरावती को भी बसाना है। और माना जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे चूंकि वाईएसआर कांग्रेस की जो सरकार थी पूरा जो है राजस्व खत्म कर दी है, वहां पे पैसा तक नहीं रह गया, कर्मचारियों को वेतन देने तक नहीं रह गया, तो उसकी प्राथमिकता में फिलहाल बहुत अधिक जो है केंद्र से मदद की जरूरत है। तो क्या वह जो है कुछ मंत्रिमंडल को अपने सीमित करके सदस्यों की संख्या जो है उस पर जो है अपना अपना जो है प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट, जैसा कि आपने कल देखा भी कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को कही। हाँ, एक चीज जो महत्वपूर्ण सबसे बात देखने वाली होगी वो यह कहा जा रहा है कि अगर बिहार में जैसे जेडीयू से जो मंत्री बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी और जेडीयू की एक कोशिश है कि हम जिन वर्गों को अगर बीजेपी प्रतिनिधित्व देगी फिर उन वर्गों को जो है जेडीयू नहीं देगी, क्योंकि एक बड़ा समीकरण जो है वहां पर भी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है, तो ढेर सारे इन समीकरणों को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं वो शक्ति संतुलन को बैठाने की एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी, एक बात और सौरभ जी, अमूमन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी कभी भी जो है अभी संतुलन की राजनीति को नहीं कर पाए हैं, क्योंकि गुजरात से लेकर के अब तक 21 साल के शासन में उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जो है वैश्विक स्तर पर संतुलन साध सकता है, अमेरिका को और रूस को एक पलड़े में रख करके तौल सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि मौजूदा सरकार को चलाने के लिए उनके सामने कोई दिक्कत आएगी। जी विष्णुदेव जी, एक मेरा सवाल कि नरेंद्र मोदी 3 बार जब मुख्यमंत्री रहे और हैट्रिक ये लगाने जा रहे, लेकिन उनका वर्क कल्चर रहा है, कभी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रही है। लेकिन इस बार एक तरफ जेडीयू और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, हम लोग देखो फैक्टर की बहुत बात करते हैं, तो एक और यहाँ फैक्टर मैं आज बोलना चाहूंगा, MN फैक्टर इस बार काम कर रहा है। M मतलब नरेंद्र मोदी तो ही है, N मतलब नायडू और नीतीश। ये दो ऐसे नाम सामने आ गए जब ऐसा लग रहा है कि यही सब कुछ है। अब आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते होंगे, अन्य लोगों से बात करते होंगे, तो ऐसी स्थिति क्या आपको नजर आई थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का स्थिति इतना ज्यादा अभी मजबूत लग रहा है कि 16 और 12 वाले बहुत मजबूत हो गए हैं किंग मेकर बनाने में? क्या लगता है कि आगे चल के सब कुछ अच्छा रहेगा? सौरभ भाई, देखिए, जो शपथ ग्रहण समारोह अगर जिस लोगों ने देखा था उसमें बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसी थी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, और साथ में पवन कल्याण की। आप इस तरफ देख लीजिए तो चिराग पासवान है। बिहार में 2 नेता निकल उभर के, एक नेता नीतीश कुमार है, दूसरे नेता चिराग पासवान है। इधर चंद्रबाबू नायडू है और पवन कल्याण है। ये दोनों जो पवन कल्याण और चिराग पासवान, ये बहुत ही ऊर्जावान नेतृत्व के साथ हैं और बहुत ही युवा चेहरे हैं वहां के, दोनों अपने क्षेत्रों में। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिस तरह से उन्होंने सहयोग दिया है, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी थी, जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया था अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो ये कहा जा सकता है कि ऐसी कोई समस्या फिलहाल वक्त तो नहीं आएगी। अभी तो सरकारें चलेंगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी उनको चंद्रबाबू नायडू को अपने 5 साल के काम करने हैं, उनको केंद्र सरकार से पैसा लेना है, अमरावती उनको कैपिटल बनाना है। और इधर नीतीश जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती अगले वर्ष ही आने वाली है, जो विधानसभा चुनाव है उनका। और विधानसभा चुनाव में, ठीक है सर, कंप्लीट कीजिए अपनी बात विष्णुदेव जी, फिर मैं आता हूं। विधानसभा चुनाव में
वो बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। उसके बाद ही अगर कोई रिजल्ट इतर आता है तब सोचने वाली बात होगी क्या करना है। मुझे नहीं लगता, अरविंद जी ने जो बात बोली मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि कैंडिडेट सिलेक्शन भी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में एक एक तरफ से देखते हुए किया जाएगा, मंत्रिमंडल में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में। ठीक है संजय जी, एक सवाल ये कि देखिए कुछ तस्वीरें आई कल की, तो जयंत चौधरी मंच पर नहीं थे, तो कुछ लोग विपक्ष, कुछ लोग क्या विपक्ष ये कहने लगा कि जयंत चौधरी नहीं है मंच पे, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो इसके क्या सियासी मायने कुछ है कि सिर्फ ठीक है पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहा था विपक्ष? क्या आप कैसे देख रहे हैं, आपका क्या विश्लेषण है? देखिए सौरभ जी, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि तमाम लोगों को बुलाया गया था सेंट्रल हॉल में। स्वाभाविक सी बात है, मंच पर वरिष्ठ लोगों के लिए ही जगह होती है। और जयंत जी की जो उम्र है और जो अनुभव है, अभी आप नया ही कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो, मुझे लगता है कि वो स्वयं ही बैठे होंगे दर्शक दीर्घा में या कम महत्वपूर्ण वाले जगह पे। उन्होंने उसी को समझा होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अनावश्यक इससे कोई विवाद का। ऐसे में तो ये नहीं लगता ज्यादा चिराग पासवान और जयंत चौधरी में ज्यादा अंतर होगा संजय जी, क्योंकि उनको मौका मिला था, चिराग जी बैठे, थोड़ा आप लोग विशेष क्योंकि एक जनमानस ने आप लोगों से अपेक्षा करती है कि आप अच्छा गाइड करेंगे, बता देंगे, वो भी समझे जो राजनीति जानना चाहते हैं। देखिए, चिराग पासवान और जयंत चौधरी में बेसिक फर्क है। चिराग पासवान, मुझे ऐसा लगता है कि आगामी मतलब बिहार की राजनीति में उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, और जयंत चौधरी की भी वो भूमिका ऐसी मुझे नहीं नजर आ रही। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पार्टी है, ये अलग बात है कि वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के समर्थन पर वर्तमान सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पार्टी है वो लगभग समाप्ति की ओर है, ज्यादा से ज्यादा अगले विधानसभा तक है। ऐसे सिचुएशन में मुझे लग रहा भाजपा के द्वारा चिराग पासवान को नर्चर किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, और उन्होंने परफॉर्मेंस भी ऐसा दिया और स्पेस भी है, पॉलिटिकल स्पेस भी है। इस नाते मुझे लगता है कि चिराग पासवान के लिए एक ज्यादा बेहतर माहौल है। वह चीज आप राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसके लिए उनके लिए बहुत ही कम स्कोप बनता है जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अच्छा, वैसे एक चीज और बता दूं सौरभ जी की पहली बार मोदी जी ये गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, ऐसा अनुभव उनको कभी नहीं रहा है। स्वाभाविक सी बात है, गठबंधन की सरकार में संतुलन को साधना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इस संतुलन को कैसे साधते हैं, और मुझे लगता है कि बिहार को लेकर, आंध्रा को लेकर अरविंद जयतिलक ने सही कहा कि मंत्री पद से ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों को एक विशेष राज्य का दर्जा मिले, ज्यादा से ज्यादा इनको वित्तीय सहायता मिले, और जो तमाम सारे प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने का मौका मिले। और आंध्र प्रदेश में चूंकि राजधानी वाला मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, तो किस प्रकार से वो आगे बढ़ाया जाए और आंध्र प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाया जाए। तो पिछले 10 ठीक है, अब ठीक है सर, ठीक है संजय जी। अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसको तरजीह दी जाती है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि भाजपा निश्चित रूप से गठबंधन के सरकार में जा रही है। पहली बार हो रहा है जब मोदी जी गठबंधन की सरकार में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आगामी चुनावों को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में स्थिति भाजपा की खराब हुई है। आगामी जो चुनाव आने वाले हैं वो हरियाणा के हैं, झारखंड के हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र के हैं, और उसके तुरंत बाद बिहार के चुनाव आने वाले हैं। तो मुझे लगता है जो पूरा मंत्रिमंडल की स्थिति होगी उसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से कम होगा, लेकिन हो सकता है महाराष्ट्र पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वहां के सहयोगी राज्य में भी भाजपा के लिए बहुत जरूरी है, न कि सिर्फ सेंट्रल में। इसी तरह से हरियाणा में देखना होगा कि भाजपा किस तरीके से दोबारा मंत्रिमंडल में नए लोगों को सेट कर पाती है, क्योंकि वहां पूर्व मुख्यमंत्री जी भी जीत कर आ रहे हैं, साथ में नवीन जिंदल भी जीत के आ रहे हैं, और बिहार का भी चुनाव उसके बाद 2000 तुरंत उसके बाद बिहार का चुनाव अगले साल आएगा। तो निश्चित रूप से बिहार पर भी फोकस वर्तमान सरकार करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 3 साल बाद है। अरविंद जी, एक सवाल, देखिए अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी 240, अन्य जो गठबंधन के एनडीए के घटक दल हैं उनकी संख्या बल भले से बीजेपी से कम हो, लेकिन अगर वो चाहेंगे जिस मंत्रालय को, ये अमुक मंत्रालय, जैसे कि ये खबर ये है कि चर्चाओं में है कि नीतीश कुमार रेल मंत्रालय मांग रहे हैं या अभी अन्य मंत्रालय मांगे,
टीडीपी अगर अन्य मंत्रालय मांगती है तो सामंजस्य स्थापित करने में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि सरकार में रहना है तो सामंजस्य स्थापित करना। अब ये चाहेंगे बड़े मंत्रालय हमारे पास आ जाए और कुछ छोटे मंत्रालय इधर उधर हो जाए। पहले था कि आप बहुत इतना पावरफुल थे, जो आप चाहते थे वो कर लेते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई। क्या सोचते हैं आप? सौरभ जी, इस सवाल का उत्तर तो मैं दूंगा ही। अभी जयंत चौधरी जी की बात थी कि उन्हें जो है मंच क्यों नहीं दिया गया। हाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक भाजपा के एक ठीक ठाक नेता से हमारी बातचीत, तो मैंने ये सवाल उनसे किया। तो उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि जयंत चौधरी साहब दोनों सीट निकाल लिए, उनका 100% जो है स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से जो जाट समुदाय का बहुत अधिक फायदा होता हुआ नहीं दिखा। यानी जो 26-27 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, उसमें जो है भाजपा लगभग आधी जीती, आधी सीटें हार गई है, बल्कि आधी से भी कम। अब ये सवाल फिर उठा कि तो इससे क्या लेना देना। तो उन्होंने ये कहा कि अगर जयंत चौधरी को बहुत अधिक तवज्जो देते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जाट मामले में उन्हीं पर उनकी डिपेंडेंसी भाजपा की बढ़ जाएगी। यानी उनका कद इतना भी भाजपा बढ़ाना नहीं चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी पर जो है आने वाले दिनों में वो भी पलटी मारने में माहिर है, कब पलटी मार ले और उनको भाजपा को अच्छा खासा नुकसान हो जाए। अच्छा, रही बात जहां जो तुलना हो रही है चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान 42 साल के हैं और जयंत चौधरी साहब 46 साल के हैं। उम्र में 4 साल का है, वो सीनियर भी हैं। हाँ, यह सही बात है कि चिराग के पास जो है संख्या पावर अधिक है और उनके पास नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो है जो मंत्रालय का जो बंटवारा होगा, देखिए तय मानिए कि मोदी जी उतना झुकने वाले नहीं है। ये चीज को अच्छी तरह से टीडीपी जानती है और जेडीयू भी जानती है। उसका कारण क्या है कि अगर ये दोनों लोग हटते हैं तब भी सरकार चलाने के लिए केवल 8 सांसद की जरूरत पड़ेगी। और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे में जो है कम से कम 10-12 जो है सांसदों की व्यवस्था करके रखी है। अब जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, आप देखिएगा ये संख्या जो आज दिख रही है उससे अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी जी। तो ये मान के चलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो सीसीएस है, विशेष रूप से जो गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, ये शायद हमारे समझ से जो है भाजपा किसी को नहीं देगी, ये अपने पास रखेगी। शिक्षा मंत्रालय भी आरएसएस का उस पर माना जाता है कि उसका एक अधिकार रहता है, उसका अपने हिसाब से उसका जो है डायवर्जन करती है, पाठ्यक्रमों को लेकर के उसका अपना आग्रह है, तो ये वो अपने पास रखेंगे। जहां तक रेल मंत्रालय की बात है तो ये मोदी जी जरूर कहेंगे नीतीश कुमार से, अगर मांग होती है कि भाई देखिए अश्विनी वैष्णव साहब किस तरह जो है रेलवे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उनके पास रहने दीजिए। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय दिया जा सकता है उनको। बाकी जो है जैसा कि विश्वदेव जी, बाकी संजय जी ने जो कहा कि जो मंत्रालय है उन मंत्रालयों को देने में भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो जेडीएस के जो कर्नाटक के हैं वो कृषि मंत्रालय मांग रहे हो या फिर आपके जो है अच्छा अरविंद जी अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो करेक्ट कीजिएगा, हो सकता है कि मैं कुछ फैक्ट गलत करूं। 2019 में शायद यही सब मामला था जो मंत्रालय को लेकर नीतीश कुमार जो है वो नाराज हो गए थे, वो चले गए कि नहीं, वो आए ही नहीं, शपथ ग्रहण में भी नहीं शामिल हुए और जिसके बाद से वो अलग रास्ता अख्तियार कर लेते। क्या ऐसी कमोबेश स्थिति अभी तो नहीं देखने को मिलेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि देखिए नीतीश कुमार जी अभी जो है आरजेडी से अलग होकर के आए हैं और आज की तारीख में जिस तरह केसी त्यागी साहब कहते सुने गए कि उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑफर मिला था, फिर भी नहीं, यानी इसका मतलब कि दिलो दिमाग से जो है नीतीश कुमार ये गांठ बांध लिया है कि हमें जो है विधानसभा चुनाव तक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। जो केमिस्ट्री बनी है और ये माना जा रहा था कि जो जेडीयू को जो है इस बार सभी लोग कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक हम लोग भी कह रहे थे कि उनके पलटी मार से शायद नुकसान हो सकता है, लेकिन जिस तरह जनता वहां के हाथों हाथ ली, इसका मतलब कि उनका जो है जो अपना वर्ग है, जो विशेष रूप से जो ईबीसी है, उन पर उसकी पकड़ है। और जिस तरह भाजपा का सहयोग मिला और जीत करके 1 दर्जन सीटों को लाए हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि 2025 चुनाव जीतने के बाद ही जो कुछ भी उनको बार्गेन करना होगा, जो कुछ भी उन्हें ढिठाई करनी होगी, जो कुछ भी मौजूदा सरकार को दिक्कत पैदा करना होगा, 2025 के बाद ही करेंगे, उससे पहले रफ्ती मात्र भी इसकी संभावना नहीं है जी। यानी ठीक है विश्वदेव जी, यानी जैसा कि अरविंद जी कह रहे हैं कि अपनी अपनी मजबूरी है और जब अपनी अपनी मजबूरी होती है तो लोग मिलजुल के चलते हैं। क्या आप मानते हैं क्या ठीक है नीतीश की भी अपनी मजबूरी होगी, उधर चंद्रबाबू नायडू की भी अपनी मजबूरी हो सकती है, बीजेपी की थोड़ा ठीक है मजबूरी है, इससे पहले बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, अब थोड़ा कम हो गए, लगता है आपको कि इस मजबूरी का फायदा कोई किसी का नहीं उठाएगा, मिलजुल कर सहमति से आगे बढ़ेंगे? सौरभ भाई, मैंने 2 नाम लिए आपसे, पवन कल्याण और चिराग पासवान। जी जी। पवन कल्याण का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो उभरती हुई ताकत है आंध्र प्रदेश में
चंद्रबाबू नायडू और उनके सहयोग से ही वहां पर पूरी आंध्रा में जीत हासिल हुई है। साथ में भाजपा ने पूरा सपोर्ट दिया है। पवन कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण और भाजपा को नहीं छोड़ेंगे फिलहाल में। वो वहां की आंध्र की राजनीति ये है। बिहार की राजनीति में देखेंगे तो चिराग पासवान, जैसे संजय भाई ने कहा, उभरती हुई ताकत है। आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ा फोर्स बनेंगे बिहार में। नीतीश जी चिराग पासवान के साथ हैं और भाजपा को छोड़ेंगे नहीं, ये समझ लीजिए। और एक चीज जब आपने बात करी जयंत चौधरी की, तो एक चीज बता दो, जयंत चौधरी 2 सांसद लाए, ठीक, 100% स्ट्राइक रेट। अनुप्रिया पटेल 2 में से 1 लाई है, 50%। स्टेज पे वो बैठी थी। फोटो और जो दिखता है उससे बहुत चीजें समझ में आ जाती हैं। और जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत से पद और बहुत सी चीजें मिल चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको केंद्र में कुछ जगह दी जाएगी। ये मेरा आकलन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है। जो आज जो तस्वीरें और जो परिदृश्य दिखा मुझे वहां पर कल के नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश से बहुत, अभिषेक भाई ने बिल्कुल सही कहा, उत्तर प्रदेश से बहुत कम मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी जाएगी और एक पूरी समीक्षा बैठक करी जा रही है। एक एक सीट वार, जहां जहां भीतरघात हुआ है, जहां जहां लोगों ने कैंडिडेट का समर्थन नहीं किया है, जहां जहां लोग नहीं सपोर्ट किए हैं, वहां पर बहुत गहन समीक्षा बैठक चल रही है। और आने वाले 1 हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। संगठन के तौर पे तो बहुत अच्छी तरह दिखेगा और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में भी हो सकता है अगले 15 दिन में दिख जाए आपको। बिल्कुल संजय जी, ये तो ऐसी उत्तर प्रदेश के जैसा विश्वदेव जी आप कह रहे हैं, कैसा लग रहा है कि नाव आराम से स्मूथली चल रही, हवा ऐसी बही कि नाव पलट गई, कुछ लोग पानी के अंदर ही रह गए, कुछ लोग बाहर आ गए। वही स्थिति है संजय जी, जिस वजह से अब असर आगे गंभीर देखने को मिलेंगे क्या? जैसा कि विश्वदेव जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कम तरजीह मिल सकती है, बड़ा राज्य है, कैसा होगा क्या? मुझे भी ऐसा लगता है कि 7 मंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव आए। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में चुनाव अब 2027 में होगा, काफी दूर है। स्वाभाविक सी बात है कि एनडीए जो है अपना सारा फोकस इन 3 राज्यों पे, आगामी 3 राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं, जैसे बिहार भी नवंबर 25 में। चलिए ठीक है संजय जी, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है आपकी आवाज में, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं, बताइए क्या आपको लगता है कि जो मोदी ने हैट्रिक लगाया है, क्या नया आप देख सकते हैं? देखिए, नया तो निश्चित रूप से आएगा, ये तो बात तय है, क्योंकि 1991 के बाद एक ऐसी सरकार है जो अच्छी बढ़त के साथ गठबंधन में जा रही है। नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी वो भी गठबंधन में थी, लेकिन उसको इस भाजपा से थोड़ी ज्यादा सीटें थी। लेकिन एक बात और आप समझिए, उस सरकार में भी बहुत बड़े रिफॉर्म हुए थे। तो निश्चित रूप से मोदी जी रिफॉर्म में पीछे नहीं जाएंगे और देखना बहुत जल्दी ही आपको कुछ ऐसा रिफॉर्म मिलेगा या कोई ऐसा बिल लाएंगे या कोई ऐसा बड़ा काम करेंगे जिससे मोदी जी फिर से ये दिखाएंगे कि वो इस गठबंधन सरकार में भी उतनी ही सख्ती से चलेगी जितनी पहले चलती थी। ठीक है, अरविंद जी फाइनल कमेंट प्लीज। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मोदी जी की पूंजी ही जो है अपना जो है शानदार तरीके से काम करना माना जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो पूंजी को गंवाएंगे। और कल आपने देखा भी कि किस तरह कहते सुने गए कि अभी 10 साल में देखिएगा आप, जो है भारत का जो तस्वीर है काफी कुछ बदलेगा। इसका सीधा मतलब है कि जो टीडीपी है, जेडीयू है, उनका जो है खुले तौर पे समर्थन हासिल है। और ध्यान देना होगा कि भ्रष्टाचार के मसले पर जो है यह सरकार फिर उसी तरह से काम करेगी जैसे कर रही थी, क्योंकि जो उनके साथ जो नीतीश कुमार जी हैं, आज तक उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का कोई भी एक भी आरोप नहीं लगा है। और कहीं ना कहीं वही उनकी पूंजी भी है बिहार में। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब मामलों में जिनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी बाकी है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिनकी फाइल खुलने की बात मोदी जी कह रहे थे, उसमें किसी तरह का अड़ंगा डालेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है बहुत बेहतरीन ढंग से काम करेगी। जो अभी से निराशा जताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो स्थिति बनती हुई दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका, संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विश्वदेव राव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मोदी की हैट्रिक को लेकर जो बात चल रही है, कितना इस बार मंत्रिमंडल में जो बनेंगे, मोदी के जो सहयोगी होंगे, क्या क्या तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्क कल्चर बहुत अलग है, उनका काम करने की शैली अलग है,
और अभी चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, वो अपने वर्क कल्चर को लेकर ही जाने जाते, कभी दब के राजनीति नहीं किए हैं, एक स्वतंत्रता से राजनीति करते हैं। क्या जब गठबंधन में इस तरीके की